डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को समझने के लिए जो थियोरीज हैं हमारे पास में, वो हम देखेंगे कौन कौन सी थियोरी है, और मैं इस टॉपिक को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ये असल में देखा जाए तो लंबा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको इस तरह बनाया है कि ये कम से कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी और समझने के साथ साथ यानी समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो थ्योरीज है उनमें से मेन जो अप्रोच हैं वो चार अप्रोच हैं, चार मॉडल्स हैं। उन चार मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल है साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल। दूसरा जो मॉडल है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, या मैं इसको कहूंगा कि लिक्विड एज मॉडिफाइड गैस। ये जो ना ये मॉडल काइनेटिक मॉडल, इसमें हम कंसिडर करते हैं लिक्विड को लिक्विड एज मॉडिफाइड गैस, यानी ये मॉडल है। ये लिक्विड एज मॉडिफाइड गैस मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसको, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। तीसरा जो मॉडल है हमारे पास में वो है लिक्विड एज मॉडिफाइड सॉलिड। ये मॉडल, तीसरा मॉडल। इस तीसरे मॉडल में तीन थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी है वो है होल थ्योरी, वो पढ़ेंगे हम। और दूसरा जो है वो है आयरिंग वैकेंसी मॉडल, वैकेंसी थ्योरी। और तीसरा जो है वो है फ्री वॉल्यूम मॉडल। यानी तीन मॉडल्स इसमें पढ़ेंगे हम। ये जो मॉडल है इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, फ्री वॉल्यूम थ्योरी। इसमें हम तीन थ्योरीज पढ़ेंगे, होल थ्योरी, आयरिंग थ्योरी और फ्री वॉल्यूम थ्योरी। उसके बाद में हम चौथा मॉडल पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं रैंडम पैकिंग मॉडल। तो इन मॉडल्स को मैं एक एक करके आपके पास में लेके आया हूं, मतलब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं ये मॉडल्स है क्या। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे साइबोटैक्टिक मॉडल, या इसको हम कहते हैं साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल। साइबोटैक्टिक ग्रुप का मतलब क्या रहता है? साइबोटैक्टिक ग्रुप का मतलब रहता है कि एक अरेंज्ड ग्रुप। साइबोटैक्टिक ग्रुप का मतलब रहता है वेल ऑर्डर्ड ग्रुप। ये साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल ये कहता है कि लिक्विड्स में दो रीजन्स रहते हैं। एक रीजन रहता है ऑर्डर्ड रीजन, दूसरा रहता है रैंडम रीजन। फिर ऐसे ही ऑर्डर्ड रीजन, फिर रैंडम रीजन, फिर ऑर्डर्ड रीजन, ऐसे रैंडम रीजन। यानी लिक्विड्स जो बने रहते हैं वो बने रहते हैं कुछ ऑर्डर्ड रीजन्स के और कुछ रैंडम रीजन्स के। और ये जो ऑर्डर्ड रीजन है, वेल ऑर्डर्ड ग्रुप, इसको हम कहते हैं साइबोटैक्टिक ग्रुप। क्या कहते हैं? साइबोटैक्टिक ग्रुप। और ये साइबोटैक्टिक ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कितने रहते हैं? हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइबोटैक्टिक ग्रुप का मतलब रहता है वेल ऑर्डर्ड ग्रुप, और बीच में रहते हैं रैंडम ग्रुप। अब ये जो साइबोटैक्टिक ग्रुप है ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ये चेंज होते रहता है, चेंजेबल है ये। यानी देखो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे पहले ये ऐसा था, ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड, तो ये इन इक्विलिब्रियम रहता है विद डिसऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, ऐसे। यानी जो रीजन पहले ऑर्डर्ड था वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, और जो डिसऑर्डर्ड था वो ऑर्डर्ड हो जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर्ड रीजन है ये चेंज होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यानी पहले यहां पे था ऑर्डर्ड रीजन, बाद में कुछ देर के बाद में यहां पे हो जाएगा। सो वी कैन से इट इज डायनेमिक, या वी कैन से कि ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम में। ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड ग्रुप, और ये डिसऑर्डर्ड ग्रुप है। दीज आर इन इक्विलिब्रियम। किसमें? ये इक्विलिब्रियम में रहते, इक्विलिब्रियम। और इससे क्या होता है? इस इक्विलिब्रियम की वजह से इसमें सॉलिड और गैस लाइक प्रॉपर्टीज आती है, सॉलिड गैस लाइक प्रॉपर्टीज। यानी इसमें कभी ऑर्डर्ड तो कभी डिसऑर्डर्ड। यानी मैं बोलूंगा कि एक इंटरमीडिएट रीजन बनता है। ये एक थ्योरी है वो जो ये समझाती है कि लिक्विड्स क्यों है, वो सॉलिड्स की तरह या गैसेस की तरह कंप्लीटली क्यों नहीं है। तो आंसर ये है कि वो ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी उनमें कभी ऑर्डर्ड हो जाता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कभी डिसऑर्डर्ड। ठीक है, और ऑर्डर्ड
अरेंजमेंट को हम कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं हम साइबोटैक्टिक ग्रुप। क्लियर? साइबोटैक्टिक ग्रुप्स हमने देखा, साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल यानी ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड में एक इक्विलिब्रियम में रखते। डियर स्टूडेंट्स, इस साइबोटैक्टिक मॉडल के बाद में हम दूसरा मॉडल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, या ये मॉडल लिक्विड को ट्रीट करता है एज मॉडिफाइड गैस, यानी ये कहता है कि लिक्विड जो है ये एक्चुअली मॉडिफाइड गैस है। कैसे? क्योंकि गैसेस की तरह लिक्विड्स भी फ्लो होते हैं, यानी दीज आर आल्सो फ्लूइड्स, और ये भी यानी ये जो लिक्विड्स रहते हैं ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लेकिन लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो गैस के कंपैरिजन में क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। गैस में दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन लिक्विड में ऐसे क्लोज रहते हैं मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है? लेकिन मोशन यहां पे भी होती है, रैंडम मोशन। यानी ये थ्योरी कहती है कि लिक्विड जो ये मॉडिफाइड गैस है, इसमें भी रैंडम मोशन रहती है, ये भी फ्लो होता है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन फर्क क्या है फिर लिक्विड और गैस में? ये कहता है कि गैस के कंपैरिजन में लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहता है और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं। और ये जो मोशन है या ये जो फ्लूइडिटी है इन गैसेस की, ये मोशन, रैंडम मोशन, ये इंक्रीज होगी जब हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है गैसेस की वो बढ़ जाती है। और अगर हम ये टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी या रैंडम मोशन और लिक्विड्स की रैंडम मोशन एक जैसी हो जाएगी। यानी इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में वो भी खत्म हो जाएंगे, यानी ये गैसेस की तरह बिहेव करेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि लिक्विड्स आर मॉडिफाइड गैसेस। लेकिन फर्क क्या है कि लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। ठीक है? इसके बाद में हमारे पास में और एक थ्योरी है जो कहता है कि लिक्विड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड सॉलिड्स, यानी ये ट्रीट करता है लिक्विड्स को एज मॉडिफाइड सॉलिड्स। ये तीसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल। यानी ये कहता है कि सॉलिड्स जो रहते हैं, सॉलिड्स उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, लॉन्ग रेंज और सिमेट्रिक पैटर्न रहता है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स देखेंगे, लिक्विड्स में भी ये ऑर्डर रहता है, यानी इसमें भी ये क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉलिड्स की तरह। लेकिन फर्क ये है कि इसमें जो लिक्विड्स में जो ऑर्डर रहता है, लिक्विड्स में ये ऑर्डर शॉर्ट रेंज रहता है। क्या रहता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी ये थ्योरी, ये जो मॉडल है ये ट्रीट करता है लिक्विड्स को एज मॉडिफाइड सॉलिड्स। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। इस थ्योरी का कहना है कि अगर हम सॉलिड्स को मेल्ट करेंगे, क्या करेंगे? मेल्ट, तो लिक्विड्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहां पे जो ये ऑर्डर है ये कम हो जाता है। ये जो इसमें अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो लंबा अरेंजमेंट है ये छोटे छोटे अरेंजमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। और एक बात देखो, अगर जब हम सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं तो ये सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, इन्हें एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होता है। मान लीजिए सॉलिड था, इसको हमने मेल्ट किया तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाता है। सपोज ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड या ये लिक्विड है, यानी इसका वॉल्यूम जो है चेंज होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज कितना होता है? सिर्फ 10%। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो रहती है, जो सॉलिड्स में स्पेसिंग थी, मान लीजिए इस तरह थी स्पेसिंग, ये दीज वर क्लोजली पैक्ड। जब हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? ये बढ़ जाती है 3%। 3% स्पेसिंग बढ़ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। ये कौन कहता है? ये वो मॉडल कहता है जो लिक्विड्स को ट्रीट करता है एज मॉडिफाइड सॉलिड्स। ठीक है? अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग सिर्फ 3% इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स
ये लिक्विड्स में क्लोज रहते हैं, क्लोज विसिनिटी में रहते हैं, यानी ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लेकिन उतने क्लोजली नहीं जितने सॉलिड्स में रहते हैं, उससे थोड़ी से ज्यादा स्पेसिंग रहती है इनमें, इन्हें उससे कम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। और इनमें लिक्विड्स में मोशन आती है, मोशन, यानी जब ये स्पेस बढ़ गई इसमें, सपोज हमारे पास में सॉलिड था, हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, इसमें बीच में स्पेस आ गई है, स्पेसिंग 3% बढ़ गई है और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मॉलिक्यूलर मोशन आ जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करेंगे, जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसमें रैंडमनेस आ जाएगी। मगर जो रैंडमनेस होगी, वो रैंडमनेस दैट विल बी नॉट एज मच या एज हाई एज दैट ऑफ गैसेस, यानी यहां पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उनमें भी रैंडमनेस आएगी, लेकिन वो जो रैंडमनेस होगी वो गैसेस की तरह नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, थोड़ी सी बीच में जगह हो गई, तो इसको इधर उधर घूमने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है थोड़ी सी, तो ये स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन आ सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा रैंडम मोशन नहीं होगी जितनी गैसेस में होती, क्योंकि गैसेस में जो स्पेस रहती है, गैस में वो स्पेस बहुत ज्यादा रहती है, बहुत हाई स्पेस रहती है। इसमें मॉलिक्यूल्स इजीली यहां से यहां ट्रेवल कर सकते हैं, यहां से यहां ट्रेवल कर सकता है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड्स में जो फ्रीडम है वो उतनी ज्यादा नहीं है जो जितनी आपको गैसेस में मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम मिलती है, यानी जितने आजाद गैसेस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं उतने आजाद यहां पे नहीं रहेंगे, इससे कम रहेंगे। थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाएगी, थोड़ी बहुत मोशन होगी लिक्विड्स में, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑर्डर है, जो सॉलिड्स में जो ऑर्डर था, ऑर्डर वो डिस्ट्रॉय तो होता है, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी यहां पे थोड़ा बहुत ऑर्डर रहता है, क्योंकि यहां पे रैंडमनेस उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी गैसेस में होती। थोड़ी बहुत रैंडमनेस बढ़ेगी, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत जगह इसको मिल रही है, तो थोड़ी बहुत ही हरकत करेंगे, थोड़ी बहुत उनको फ्रीडम मिलेगी, तो थोड़ा बहुत जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा। सो ऑर्डर इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन लिक्विड्स, यानी जो सॉलिड्स में ऑर्डर है लिक्विड्स में भी उसी तरह का ऑर्डर है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड, थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड। यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हम ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड की तरफ जाएंगे। लेस ऑर्डर्ड होगा, लेकिन उतना भी लेस ऑर्डर्ड नहीं जितना गैसेस में होता है, यानी थोड़ा बहुत ऑर्डर तो कम हो ही जाएगा। वो भी किसकी वजह से? ये फ्री स्पेस की वजह से, ये जो फ्री वॉल्यूम इसमें बढ़ गया, जो 10% वॉल्यूम बढ़ गया, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई थोड़ी, ठीक है, शाबाश। अब इसके मुतालिक हमारे पास में ये जो मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये जो मॉडल है, इसमें हमें 3 थियोरीज मिलती है, 3 थियोरीज। इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 थियोरीज है जो इसको एक्सप्लेन करती है कि ये स्पेसिंग कहाँ से आती है, ये वैकेंसीज कहाँ से आती है, ये वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, और यहाँ पे मोशन क्यों बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, ये बताऊंगा मैं। एक थ्योरी है इनमें जिसे हम कहते हैं होल थ्योरी, पहली थ्योरी। दूसरा है आयरिंग वैकेंसी थ्योरी। तीसरा जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं फ्री वॉल्यूम थ्योरी। ये 3 थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि लिक्विड्स को हम क्यों एज मॉडिफाइड सॉलिड्स कहेंगे। इसमें से जो पहली थ्योरी है वो है होल थ्योरी। होल थ्योरी कहती है कि जब हमारे पास में सॉलिड रहता है, इट इज वेल पैक्ड सॉलिड, है ना, इसमें वेल ऑर्डर्ड है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसमें, ये एक सॉलिड है, अरेंजमेंट है इसमें। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह बिहेव करते हैं। मान लीजिए ये इधर मूव हुआ, ये थोड़ा सा इधर मूव हुआ, ये थोड़ा इधर मूव हुआ, तो इससे क्या होगा, अगर ये भी बाहर की तरफ मूव हुआ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इधर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, तीसरा मॉलिक्यूल इधर, और बीच में यहाँ पे जो जगह थी ये बढ़ जाएगी, एंड दिस फ्री स्पेस इज कॉल्ड होल। ये क्या है? होल। और जो ही ये होल ज्यादा बनेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन कहता है? होल थ्योरी।
समझ में आया? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सॉलिड्स हैं दीज आर परफेक्टली क्रिस्टलाइन, इसमें परफेक्ट अरेंजमेंट रहता है। तो जो लिक्विड्स है ये भी क्रिस्टल्स है, लेकिन ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें यहां पे इम्परफेक्टनेस आ जाती है, इसमें यहां पे डिफेक्ट आ जाता है, इसमें ये होल आ जाता है। ये होल किसकी जगह है? ये होल जो है ना, ये एक पार्टिकल की जगह है। यानी ये पार्टिकल के बराबर भी रह सकता है, पार्टिकल से बड़ा भी रह सकता है, पार्टिकल से छोटा भी रह सकता है। मतलब ये यहां पे ये है कि यहां पे फ्री स्पेस हो गई, और फ्री स्पेस हो गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। और जो मॉलिक्यूल उसको घूमने के लिए जगह है, इस मॉलिक्यूल को, ये इस साइड में भी जा सकता है, सपोज इधर भी जा सकता है, तो मॉलिक्यूल उसको एक स्पेस मिल गई घूमने के लिए, तो मैं बोलूंगा फ्रीडम मिल गई। और यहां पे जो ऑर्डर था वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, वो अभी ऑर्डर नहीं रहा लॉन्ग रेंज, वो शॉर्ट रेंज हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम परफेक्ट क्रिस्टल से इम्परफेक्ट क्रिस्टल की तरफ गए, यानी हम परफेक्ट क्रिस्टल यानी सॉलिड से इम्परफेक्ट क्रिस्टल यानी लिक्विड की तरफ गए। तो लिक्विड इज इम्परफेक्ट क्रिस्टल। ये इम्परफेक्टनेस कहां से आती है? ये आती है इस होल की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक जगह बन गई, लाइटेस्ट साइड जो अनऑक्यूपाइड है, उसकी वजह से ये इम्परफेक्टनेस आ गई, उसकी वजह से ये डिफेक्ट आ गया। समझ में आया ना? और याद रखना, ये जब होल बनेगा, होल जब बनेगा तो जो सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि होल जो है, होल ये जब बनेगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप बताएंगे कैसे? क्योंकि होल बन गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में है, मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में, इनको ये होल को स्टेबल करना पड़ेगा। और होल बनने की वजह क्या है? होल बनने की वजह यह है कि इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव हुए। यानी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो इस तरह की जो बॉन्डिंग थी यहाँ पे इन पार्टिकल्स के बीच में, वो बॉन्डिंग थोड़ी लूज हो गई, उसके लिए एनर्जी लग गई, यानी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की इस क्रिस्टल ने, तभी ये परफेक्ट से इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। यानी इसकी जो एनर्जी वो बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल हो गया। अब होल तो स्टेबल नहीं होगा। अब होल को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी को डिसिपेट करना पड़ेगा, यानी ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इसे कहीं इधर उधर इसे खर्च करना पड़ेगा, यानी एनर्जी कम हो जानी चाहिए सिस्टम की। एनर्जी जब कम होगी तभी सिस्टम स्टेबल होगा। और वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? वो कन्वर्ट हो जाती है एंट्रोपी, यानी जो ही ये होल बनता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और वो एनर्जी यूज होती है फॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो इन एंट्रोपी जो बढ़नी ही चाहिए, और होल की वजह से ये एंट्रोपी बढ़ेगी। अब मॉलिक्यूल जो ना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, इसमें फ्रीडम अब ज्यादा मिलेगी, इन्हें रैंडमनेस ज्यादा आएगी। समझ में आना? ये कहती है होल थ्योरी। और रैंडमनेस ज्यादा आएगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह लिक्विड बनते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एंट्रोपी। और एंट्रोपी कहां पे आती है? होल की वजह से, होल को स्टेबल करने के लिए। अब और एक थ्योरी जो है, दूसरी थ्योरी, इसे मैं कहूंगा आयरिंग थ्योरी। ये दी थी आयरिंग और टी री, 1933 में दी गई थी ये थ्योरी। ये कैसे समझाता है कि लिक्विड एज मॉडिफाइड सॉलिड। देखो, लिक्विड अगर हम लेंगे, सपोज हमने लिक्विड मर्करी लिया, लिक्विड मर्करी इज लेस डेंस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड मर्करी के कंपैरिजन में लिक्विड मर्करी कम डेंस होगा। क्यों कम डेंस होगा ये मैं समझा देता हूं। ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो लिक्विड्स है ये टू सम एक्सटेंट गैसेस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन गैसेस के से बिल्कुल उल्टा। अब गैसेस क्या रहता है वो मैं समझाता हूं। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं कि गैसेस जो रहते हैं, गैसेस में गैस मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी जगह लेते हैं, बाकी यहां पे फ्री स्पेस रहती है। आइडियल गैस का मतलब रहता है कि आइडियल गैस में जो हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस,
दैट मीन्स दिस फ्री स्पेस, यानी ये यहां पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहते हैं कि गैसियस सब्सटेंस में फ्री स्पेस ज्यादा रहती है, फ्री स्पेस जो ये ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। समझ में आया ना? यानी मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी स्पेस लेते हैं और यहां पे जो गैस का वॉल्यूम है वो फ्री स्पेस कंसिडर किया जाता है, ये भी याद रखना गैस में। क्लियर? और मॉलिक्यूल्स ने जो बची खुची स्पेस ली होती है थोड़ी बहुत, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो आयरिंग कहता है कि लिक्विड्स में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में ज्यादातर स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स ज्यादातर जगह लेते हैं। यानी एक कंटेनर में अगर लिक्विड है तो उसमें ज्यादातर स्पेस जो रहेगी वो किसकी रहेगी? वो रहेगी मॉलिक्यूल्स की। जबकि यहां पे ज्यादातर स्पेस किसकी रहती है? फ्री स्पेस। और मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम स्पेस लेते हैं गैस में। ठीक? लिक्विड्स में उल्टा होता है, यहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और फ्री स्पेस बहुत कम रहती है। ये जो ब्लू डॉट बना रहा हूं, फ्री स्पेस कम है। ठीक? ये फ्री स्पेस कम है, लिक्विड्स में फ्री स्पेस कम रहती है और ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा रहती है, जबकि गैस में उल्टा रहता है, ऑक्यूपाइड स्पेस कम रहती है और फ्री स्पेस ज्यादा रहती है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में थोड़ी बहुत फ्री स्पेस रहती है, और ये जो फ्री स्पेसेस हैं या ये वैकेंसीज जो रहती है, ये वैकेंसीज एक जैसी भी रह सकती है, एक जैसी भी नहीं रह सकती। यानी इसमें कुछ स्पेस कहीं पे स्पेस ज्यादा होगा, कहीं पे स्पेस कम होगा। ठीक है? तो स्पेस जो है ये जरूरी नहीं कि एक जैसी हो, कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा। ये होगी एक बात। दूसरी बात, जो मेन वॉल्यूम है सब्सटेंस का, उसको छोड़ के जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम हम कंसिडर ही नहीं करते। तो गैसेस में कौन सा वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया जाता है? मॉलिक्यूल्स का। तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस में ज्यादातर वॉल्यूम फ्री स्पेस रहता है और थोड़ा वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। जबकि लिक्विड्स में अगर हम देखेंगे, लिक्विड्स में जो फ्री स्पेस रहता है, फ्री स्पेस कम रहती है। फ्री स्पेस को यहां पे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वहां पे जो मेन वॉल्यूम है वो रहता है ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड्स, यानी मॉलिक्यूल्स। ठीक है? और ये भी मैंने कहा कि लिक्विड में जो फ्री वॉल्यूम रहता है, फ्री स्पेस रहता है, वो एक जैसा नहीं, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और कहीं पे ज्यादा रहेगा, कहीं पे कम, यानी जो होल बनता रहता है वहां पे वैकेंसी बनी रहती है, वहां पे वो कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम। सो इट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो नंबर ऑफ होल्स है या फ्री वॉल्यूम है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने फ्री वैकेंसीज ज्यादा हो जाएंगी। फ्री वैकेंसीज जो है, फ्री वैकेंसीज या होल्स वो ज्यादा हो जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये होगी एक बात। अब देखो, ये मान लो ये है लिक्विड, इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं बाहर से और बीच में फ्री स्पेस है। ये फ्री स्पेस जिसको हम रेड कलर से दिखाएंगे, ये वाला फ्री स्पेस है अंदर। ठीक? ये फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये जंप कर सकते हैं एंड बिहेव लाइक गैसेस। यानी क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, इन्होंने जंप किया और घूमते रहेंगे गैसेस की तरह। यानी मान लीजिए ये है, यहाँ पे बाउंड्री पे था ये मॉलिक्यूल, ये इधर आ गया, ये इसको मिल गई फ्री स्पेस और ये घूमेगा। तो जो नजदीक में मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री स्पेस के नजदीक, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स, उनको कहूंगा मैं मॉलिक्यूल्स नियर वैकेंसी, दीज बिहेव लाइक गैसेस, दीज आर लाइक गैसेस। अब जो मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे यहां से, मान लीजिए यहां पे ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इस फ्री स्पेस से दूर है, ये तो यहां जंप नहीं कर सकता, तो ये बिहेव करेगा एज सॉलिड। यानी मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम वैकेंसी बिहेव लाइक सॉलिड। तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो आयरिंग का मॉडल है, ये कहता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड दोनों चीजों का बना रहता है। यानी
उसमें सॉलिड लाइक बिहेवियर भी रहता है प्लस गैस लाइक बिहेवियर भी रहता है। यानी उसमें कुछ पोर्शन सॉलिड की तरह बिहेव करता है और कुछ पोर्शन गैस की तरह बिहेव करता है। यानी ईच लिक्विड हैज टू प्रॉपर्टीज, बोथ गैस लाइक एंड सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज। अब सपोज ये हमने लिया, इसमें फ्री स्पेस भी है, इसमें सॉलिड लाइक भी पार्टिकल्स है, यानी सॉलिड भी है, इसमें गैस लाइक भी प्रॉपर्टीज है। अब हम देखते हैं कि गैस लाइक कितना फ्रैक्शन होगा और सॉलिड लाइक कितना फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन ऑफ गैस लाइक पोर्शन, वो होगा बराबर मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्योंकि अगर हम सॉलिड लेंगे, सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये लिक्विड का वॉल्यूम है, ये सॉलिड का वॉल्यूम है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें फ्री स्पेस का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। अब उसमें फ्री स्पेस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमें मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ गैस लाइक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल्स क्या है, यानी सॉलिड का वॉल्यूम कितना था, सॉलिड का वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय लिक्विड का टोटल वॉल्यूम कितना है। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि सॉलिड एक्चुअली कितने पोर्शन में और बाकी खाली जगह कितनी है। तो उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। उससे हमें पता चल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लाइक पोर्शन। क्लियर, समझ में आया ना, या फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉडल की जो तीसरी थ्योरी है जिसे हम कहते हैं फ्री वॉल्यूम थ्योरी, फ्री वॉल्यूम थ्योरी, वो क्या कहता है, वो कहता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव इन स्मॉल डिस्टेंस, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वहां पे वो स्मॉल डिस्टेंसेस में मूव करते हैं, जबकि गैसेस में जो डिस्टेंसेस रहते हैं वो लार्ज रहते हैं। यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये फ्री स्पेस, वो कम रहती है, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स में ये फ्री स्पेस बहुत ज्यादा रहती है। ठीक, तो जो फ्री वॉल्यूम थ्योरी है वो एज्यूम करती है कि 10 से 12 मॉलिक्यूल्स मिलके एक सर्कल बनाते हैं, यानी एक सर्कल बनाते हैं। ये फ्री वॉल्यूम थ्योरी ये कहता है कि 10 से 12 मॉलिक्यूल्स मिलके एक सर्कल बनाते हैं और ये टाइटली पैकेट रहते हैं 10 से 12 मॉलिक्यूल्स, और इनके दरमियान कोई मॉलिक्यूल फंस जाता। मान लीजिए इनने ये सर्कल बनाया तो बीच में ये फ्री वॉल्यूम रहेगा, फ्री वैकेंसी होगी, ये फ्री वॉल्यूम है, ये फ्री वॉल्यूम। इस सर्कल के अंदर जो वॉल्यूम रहेगा, खाली वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे फ्री वॉल्यूम। इस फ्री वॉल्यूम में गैस मतलब मॉलिक्यूल अगर फंस गया तो वो घूम सकता हो, इधर से इधर भी जा सकता, इधर से इधर भी जा सकता है। यानी अगर हमें इस फ्री वॉल्यूम का रेडियस दिखाना हो तो हम कह सकते हैं वो बराबर होगा रेडियस ऑफ फ्री वॉल्यूम, यानी आर, इस मॉलिक्यूल से लेके इस मॉलिक्यूल तक जो ये खाली जगह है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम बचता है इसको हम कहते हैं फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल फंस गया तो वो बिहेव करेगा एज गैस। तो मैं ये कहूंगा कि अंदर वाला मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज गैस, जबकि बाहर वाला मॉलिक्यूल सॉलिड है। समझ में आना। और एक मोल मॉलिक्यूल्स की जो फ्री स्पेस रहती है उसी को हम एक्चुअली कहते हैं फ्री वॉल्यूम, ये याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री वॉल्यूम क्या है, तो फ्री वॉल्यूम मीन्स फ्री स्पेस इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं फ्री वॉल्यूम। अब जो लास्ट मॉडल है, लास्ट मॉडल, वो क्या कहता है और किसने दिया था, वो देखो, ये मॉडल जो है ये है रैंडम पैकिंग मॉडल। ये दिया था बर्नल एंड स्कॉट ने। ये कहता है कि लिक्विड्स जो है दीज आर रैंडमली पैकिंग मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, यानी जो सॉलिड्स रहते हैं उसमें ऑर्डर्ड पैकिंग रहती है, जबकि लिक्विड्स में रैंडमली पैकिंग मॉलिक्यूल्स रहती है। यानी ये डिसऑर्डर्ड रहते हैं बट क्लोजली पैक्ड, दीज आर डिसऑर्डर्ड बट क्लोजली पैक्ड। वही कहता है कि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड रहते हैं बट क्लोजली पैक्ड। अब ये डिसऑर्डर कहां से आता है, ये डिसऑर्डर आता है एक्चुअली पैकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से। सपोज एक मॉलिक्यूल है और उसके सराउंडिंग में 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए फर्दर, और 6 के बदले में अगर उसमें सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स आ गए, क्या आ गए, 5 मॉलिक्यूल्स, यानी 6 के बदले में इंस्टेड ऑफ 6
वहां पे अगर 5 ही मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे तो इसमें यहाँ पे फ्री स्पेस बन जाएगी। मान लीजिए हमारे पास में ये है सॉलिड, यहाँ पे क्लोज पैकिंग है और टाइट पैकिंग है, क्लोज एंड टाइट पैकिंग, याद रखना टाइट पैकिंग, ये सॉलिड है। यहाँ पे इसको गौर से देखो, ये जो सेंटर में मॉलिक्यूल है, सेंटर को फर्दर 6 मॉलिक्यूल्स सराउंड करती है, यानी इसके साथ में कोऑर्डिनेशन में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला, इस सेंटर को सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स, 6 के बदले में 5 ही मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल कहीं इधर उधर चला गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। ये टाइटली पैक्ड थे, यहां पे कहीं पे स्पेस नहीं थी, जबकि यहां पे देखो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। जब 6 के बदले में 5 ही मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सराउंड करेंगे तो यहां पे फ्री स्पेस बनेगी, यानी यहां पे पैकिंग तो क्लोज है बट लूज, नॉट टाइट। पैकिंग इज क्लोज बट नॉट टाइट, इट इज लूज पैकिंग। तो जब ये लूज पैकिंग, क्लोज बट लूज पैकिंग होगी तो ये बनाएगा लिक्विड। ये सॉलिड के बदले में क्या बनेगा? लिक्विड। ठीक है। अब ये देखो, इन लिक्विड्स पैकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिपल्सिव फोर्सेस। अब लिक्विड्स में क्या होता है, जो पैकिंग है ये 6 के बदले में 5 ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा काम करते हैं, यानी यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा पावरफुल रहते हैं एज कंपेयर टू ऑपरेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ में आया ना? और ये थ्योरी जो है रैंडम पैकिंग थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बोलूंगा ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल से हमें यह पता चल जाता है कि लिक्विड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों वेरी करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 11 क्यों जाता है, या सब्सटेंसेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्यों चेंज होते रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब रहता है इस सेंट्रल एटम के साथ में कितने एटम्स फर्दर अटैच हैं, इसके सराउंडिंग में फर्दर कितने। जैसे इसका देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम्स इसके सराउंडिंग में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जबकि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 5। तो इस रैंडम पैकिंग मॉडल की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों वेरी होता है फ्रॉम 4 to 6। ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये मॉडल जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। तो आई होप आपको ये जो मॉडल्स हैं ये समझ में आए होंगे। ये बहुत इजी भी है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और बुक पे भी देख लेना। तो मेरे ख्याल से बुक पे पूरा सारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको नोट भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना।